वैद्युत वैश्लेषिक विधियां भाग 11 इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड सीरीज का यह हमारा 11वां और अंतिम वीडियो है। इस पूरी सीरीज के वीडियो में हमने जाना कि वैद्युत वैश्लेषिक विधियां क्या है, ये कितने प्रकार की होती हैं, वैद्युत वाहक बल, विभवांतर, धारा, प्रतिरोध किसे कहते हैं, इनके मात्रक क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इनमें चालकता किस तरह से होती है। हमने यह भी जाना कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेल क्या होते हैं, इन सेलों का ईएमएफ किस तरह निकाला जाता है, स्टैंडर्ड सेल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संदर्भ इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, संदर्भ इलेक्ट्रोड की सहायता से पीएच मेजरमेंट कैसे करते हैं, और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में ईएमएफ का यूज किस तरह करते हैं। इसी क्रम में यह हमारा 11वां और अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे विभवमितीय अनुमापन के बारे में। विभवमितीय अनुमापन प्राय तब काम में लिए जाते हैं जहां पर कि टाइट्रेशन का एंड पॉइंट किसी कलर चेंज की वजह से ज्ञात नहीं किया जा पा रहा हो, या यूं कहें कि ऐसे सॉल्यूशन की टाइट्रेशन जिनके लिए ऐसा कोई इंडिकेटर उपलब्ध न हो जो कि एंड पॉइंट पे कलर चेंज बताता हो। आयतनात्मक अनुमापनों को दृश्य सूचक की सहायता से काफी आसानी से पूर्ण किया जा सकता है, लेकिन जब किन्हीं विलयनों के लिए दृश्य सूचक उपलब्ध नहीं हो तो विभवमितीय अनुमापनों का प्रयोग किया जाता है। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन से जो रिजल्ट मिलते हैं वो ज्यादा सही होते हैं। इसके लिए आवश्यकता सिर्फ यही होती है कि अभिक्रिया में जो टाइट्रेशन की जो अभिक्रिया हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है, उसमें कोई ऐसा आयन प्रवेश करना चाहिए या पूर्व से ऐसा आयन होना चाहिए जिसके लिए कि इलेक्ट्रोड उपलब्ध हो। यह 3 तरह के अनुमापन आपके स्क्रीन पर दर्शाए गए हैं जिन पर हम विभवमिति का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो के जो हमारी सीरीज के वीडियो हैं उसके 10वें भाग में हमने अम्ल क्षार अनुमापन में विभवमिति विधि का प्रयोग जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन में हम विभवमिति का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवक्षेपण अनुमापन यानी कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की। विभवमिति विधि से अवक्षेपण अनुमापन के लिए एक ऐसे सूचक इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है जो प्रायोगिक विलयन में उपस्थित आयनों में से किसी एक के लिए उत्क्रमणीय हो, यानी जो सॉल्यूशन जिसको कि हम टाइट्रेशन में यूज कर रहे हैं उनमें जो जो आयन उपस्थित हैं उनमें से किसी एक के लिए रिवर्सिबल हो, वैसा हमें एक इंडिकेटिंग इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। उदाहरण की बात करें कि जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम क्लोराइड विलयन डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपित होता है। इस अवक्षेपण अनुमापन हेतु सिल्वर इलेक्ट्रोड को सूचक इलेक्ट्रोड की भांति प्रयुक्त कर सकते हैं। तभी जब हम बात कर रहे थे कि प्रायोगिक विलयन में उपस्थित आयनों में से किसी एक के लिए उत्क्रमणीय हो, तो जब ये सिल्वर नाइट्रेट वाला जब हम टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं उसमें चूंकि सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन बनेगा तो उसमें सिल्वर आयन भी है और क्लोराइड आयन भी है, तो जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है जो उनके लिए रिवर्सिबल है उसको सूचक इलेक्ट्रोड की तरह हम काम में ले सकते हैं।
जब ये टाइट्रेशन करते हैं तो चांदी का तार कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ संपर्क कर सकते हैं और उससे जो सेल बना है उसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन का अर्ध सेल विभव ज्ञात कर लेते हैं। और ये जो चांदी के तार और कैलोमल इलेक्ट्रोड दोनों को मिलाकर जो सेल बना उसको हम प्रदर्शित करेंगे, वह आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया हुआ है। जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो KCl के मानक विलयन की थोड़ी सी मात्रा यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KCl की बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी को AgNO3 की थोड़ी सी क्वांटिटी में मिलाया जाता है। अभिक्रिया के दौरान सिल्वर आयन सिल्वर क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, जो कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है। जैसे जैसे KCl विलयन मिलाया जाता है वैसे वैसे सिल्वर आयन के सांद्रण में कमी होती जाती है, क्योंकि सिल्वर आयन सिल्वर क्लोराइड बना लेता है, जिससे सिल्वर सूचक इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकरण विभव में लगातार वृद्धि होती जाती है कि KCl जैसे ही डालेंगे KCl से क्लोराइड आयन मुक्त होगा और वह सिल्वर आयन के साथ में सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनाएगा। इस वजह से सिल्वर आयन के कंसंट्रेशन में कमी आएगी और जो सिल्वर आयन के कंसंट्रेशन में कमी आएगी तो इलेक्ट्रोड के जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसमें लगातार वृद्धि होती जाएगी। सिल्वर आयन के सांद्रण में 10 गुना कमी आने पर सिल्वर इलेक्ट्रोड के विभव में 0.0591 वोल्ट की वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए यदि 100 मिलीलीटर N/10 AgNO3 को NKCl से अनुमापित किया जाता है, यानी कि हम टाइट्रेशन क्या कर रहे हैं कि 100 मिलीलीटर N/10 AgNO3 लिया और उसको NKCl से टाइट्रेट करते हैं, तो KCl के 9 मिलीलीटर मिलाने पर विभव में 0.059 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। इसी तरह अगले 0.09 मिलीमीटर मिलाने पर विभव में एक बार और 0.059 वोल्ट की वृद्धि होगी। इस प्रकार हम पाएंगे कि इलेक्ट्रोड विभव शुरू में तो धीरे धीरे परिवर्तित होता है, किंतु अंतिम बिंदु के समीप आने पर KCl विलयन का थोड़ा सा आयतन भी इलेक्ट्रोड विभव में बहुत अधिक परिवर्तन लाता है, जो कि अभी हमने यहाँ ऊपर उदाहरण में बात की थी कि शुरू के 9 मिलीलीटर KCl मिलाने से जितनी वृद्धि हो रही है विभव में, बाद में 0.09 मिलीलीटर मिलाने पर भी उतनी वृद्धि हो जाती है। और जब ये जो शार्प चेंज आता है, इससे हम अंतिम बिंदु को आसानी से पहचान सकते हैं। यदि KCl विलयन अंतिम बिंदु के पश्चात भी हम मिलाते रहें तो अब Ag+ आयन का सांद्रण अप्रभावित रहता है और इससे सांद्रण में बहुत कम परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रोड विभव एवं KCl विलयन के आयतन के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो जो ग्राफ प्राप्त होगा वह स्क्रीन में नीचे दर्शाया गया है। एक्स अक्ष पर हमने KCl का आयतन दर्शाया है और वाई अक्ष पर विद्युत वाहक बल यानी कि E दिखाया है। चित्र में जो उदाहरण लिया गया है उसमें आप पाएंगे कि जब KCl का वॉल्यूम लगभग 10 ml है, वहां पर एक शार्प चेंज आ रहा है विद्युत वाहक बल में, और फिर इसी ग्राफ में जब ऊपर की तरफ हम देखें तो ये स्थिर होने लगता है, फिर विद्युत वाहक बल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जहां पर ये शार्प चेंज आ रहा है वही हमारा अंतिम बिंदु है। अब विभवमितीय अनुमापन की एक और एप्लीकेशन की बात करते हैं, वो है ऋणायनों का आकलन। विभवमितीय अनुमापन द्वारा ऋणायनों का एस्टिमेशन भी कर सकते हैं, जैसे सिल्वर हैलाइड, साइनाइड, थायोसाइनेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा। क्लोराइड एवं आयोडाइड के मिश्रण को विभवमितीय अनुमापन से बहुत यथार्थता से आकलित किया जा सकता है कि हमारे पास मान लो कोई मिश्रण है जिसमें कि क्लोराइड भी है,
और आयोडाइड भी है, और उनका एस्टिमेशन करना हो कि कितना क्लोराइड है और कितना आयोडाइड है, तो इसको हम विभवमितीय अनुमापन विधि से बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के मिश्रण को एक बीकर में लिया जाता है और इसमें चांदी का तार या कोई फॉइल डाला जाता है और फिर इसे लवण सेतु की सहायता से कैलोमल इलेक्ट्रोड से संबद्ध कर दिया जाता है। तो हमने क्या किया कि एक बीकर में तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का मिक्सचर लिया और उसमें चांदी का कोई तार या फॉइल डाल दिया, तो यह एक इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करेगा। और फिर दूसरा हमने लिया कैलोमल इलेक्ट्रोड और इन दोनों को सॉल्ट ब्रिज की सहायता से जोड़ भी दिया। इस प्रकार से यह एक सेल बन गया है। सेल को जिस प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं वह यहाँ आपको स्क्रीन पर दर्शाया गया है। अब ब्यूरेट की सहायता से बीकर में AgNO3 का विलयन हम मिलाते जाते हैं, जिससे मिश्रण के विलयन का जो विभव है वो परिवर्तित होता रहेगा कि जो जो हम AgNO3 ऐड करते जाएंगे त्यों तो मिश्रण का जो विभव है वो बदलता रहेगा। इलेक्ट्रोड विभव और सिल्वर नाइट्रेट के आयतन, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, तो उसके आयतन को और जो विभव हम नोट कर रहे हैं उसके बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ के हमको 3 पार्ट दिखाई देंगे। पहला पार्ट होगा जहां की सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट हुआ है, उसके पश्चात जो दूसरा पार्ट होगा जहां पर कि सिल्वर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट हुआ है, और तीसरा पार्ट वह होगा जहां पर कि सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हुआ है। और ये जो 3 पार्ट हुए हैं इनकी जो पोजीशन है उसके अनुसार हम विलयन में जो उपस्थित है ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्लोराइड, उनका एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन में विभवमिति का यूज। विभवमितीय अनुमापनों द्वारा रेडॉक्स अनुमापन भी पूरी एक्यूरेसी के साथ किए जा सकते हैं। रेडॉक्स अनुमापन को विभवमितीय विधि से करने के लिए प्लेटिनम तार का इलेक्ट्रोड ही काम में लेते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ टाइट्रेशन करें। तो जब इन दोनों की टाइट्रेशन करेंगे, फेरस सल्फेट की और पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन की, तो फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डालते हैं। तो जैसे हमने फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाला तो यह एक अर्ध सेल की भांति कार्य करता है, और ये जो अर्ध सेल बना प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाला, इस अर्ध सेल को कैलोमल रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ सॉल्ट ब्रिज की सहायता से जोड़ दिया जाता है। और यह तो हम जानते ही हैं कि सॉल्ट ब्रिज इसलिए लगाया जाता है कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हम न्यूनतम कर सकें। और जो सेल बना उसका प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर नीचे की तरफ दर्शाया गया है। संदर्भ इलेक्ट्रोड के लिए कैलोमल इलेक्ट्रोड की जगह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी यूज कर सकते हैं। और यह जो सेल बन गया उसका जो टोटल विभव होगा उसको हम नर्स्ट की इक्वेशन के द्वारा दे सकते हैं। यह इक्वेशन हरे रंग से आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। यहाँ पर इस इक्वेशन में E0 जो है वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव है। अब ये तो हमने बात की थी कि फेरस का जो सॉल्यूशन है वह तो हम लेंगे बीकर में और उसको हमने इलेक्ट्रोड की भांति बना लिया है। अब ब्यूरेट की सहायता से पोटेशियम डाइक्रोमेट को धीरे धीरे ऐड करेंगे। जो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम ऐड कर रहे हैं उससे जो विभव में परिवर्तन आ रहा है, जो पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है, उसको हम नोट करते हैं। फिर यह जो हमने पोटेंशियल नोट किया, जो विभव हमने नोट किया, और जो K2Cr27 पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का जो आयतन हमने डाला था, उन दोनों के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और ग्राफ में जहां स्लोप सबसे ज्यादा है वही अंतिम बिंदु को प्रदर्शित करता है। अब अंत में हम बात करते हैं कि विभवमितीय अनुमापनों के लाभ क्या हैं।
एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। विभवमितीय अनुमापन से अत्यंत दुर्बल अम्ल को दुर्बल क्षार के विरुद्ध अनुमापित किया जा सकता है, जबकि हमारी जो सामान्य विधि है उसमें जो बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड है उनको वीक बेस के साथ में टाइट्रेट नहीं कर सकते हैं। इस विधि से रंगीन विलेनों यानी कि कलर्ड सॉल्यूशंस का भी अनुमापन संभव है, जैसे शाही, सिरका, इस तरह के विलेन का अनुमापन करना। क्योंकि शाही में अगर शाही का टाइट्रेशन कर रहे हो जो हमारी इंक है उसका, तो अंतिम बिंदु पर क्या रंग परिवर्तन हुआ यह नोट करना बहुत ही मुश्किल होता है और हम उसको टाइट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मामलों में विभवमातीय अनुमापन काफी यूजफुल होते हैं। अवक्षेपण अनुमापन हेतु भी यह विधि प्रयुक्त होती है। अभी हमने देखा था सिल्वर के मामले में कि सिल्वर क्लोराइड के जब प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो किस तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं। विभवमितीय अनुमापन में जो उपकरण काम में आते हैं उनमें इन दिनों ऑटोमेटिक यानी कि स्वतः चलने वाले उपकरण भी आने लगे हैं। उनके द्वारा सिर्फ हमें अपना सॉल्यूशन रखना होता है और ब्यूरेट से ऐड करना होता है, तो इससे बहुत जल्दी हम यथार्थ परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। अत्यंत तनु विलेनों को भी इस विधि द्वारा अनुमापित किया जा सकता है। तो यह तो थे विभवमितीय अनुमापनों के लाभ। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से विभवमितीय अनुमापन से हम रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और ऋणायनों का एस्टिमेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।